गिरे 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 गिरे। तो एकदम मस्त। कैसे हो? टनाटन चुन्नू मुन्नू। गुड मॉर्निंग बेटा, मजा आ रहा है? गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, जब भी देख रहे हो ये वीडियो। वैसे तुम हो गधे, तुम नहीं ही देख रहे होगे। मान लो देख रहे हो तो जब भी देख रहे हो अपना हिसाब से शूट कर लेना। तो अभी जा रहे हैं नया चैप्टर स्टार्ट करने, फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। बोले तो बिजली। वो बिजली नहीं जो गिरती है, बिजली गिरा दूंगी, वो बिजली नहीं, ये वाली बिजली जिसके जिसके बदौलत मैं आज ये लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो पढ़ने जा रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? अरे वही इलेक्ट्रिसिटी जिसकी वजह से हम ये लोग, ये लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है। तो क्या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज, एक चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक चार्ज्ड पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल क्या है? चार्ज पार्टिकल क्या होता है? चार्जेस क्या होते हैं? देखो, मान लो भी आप लोगों ने एटम पढ़ा होगा ना। एटम के 3 पार्ट पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। देखो, ये बोलते हो आप निगेटिव चार्ज है, ये बोलते हो आप पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमें ये चीज पता होगी कि मैग्नेट अभी अपने पढ़ भी लिया होगा अभी तक। मैग्नेट को भी अगर देखो, कभी कभी आप मैग्नेट को ऐसे टच करो तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। वही मैग्नेट आप कभी कभी ऐसे रखते हो तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। कभी कभी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कभी कभी रिपेल कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, जो एटम्स होते हैं ना, उन पे भी क्या होता है? चार्ज होता है। कभी कभी उनके ऊपर माइनस चार्ज होता है, कभी कभी उनके ऊपर प्लस चार्ज हो जाता है। अब अगर किसी चीज के ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो किसी न किसी चीज के ऊपर प्लस चार्ज भी आएगा, क्योंकि पता है ना, कोई भी चीज, यहां पे सारी चीजें कंजर्व हैं। अगर भगवान है तो भूत भी है ना, हीरो है तो गुंडे भी हैं, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव भी है। अब पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, सॉरी, एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आपकी क्लास की लड़कियां आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं, जाते होगा ना, अरे 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 अरे, ऐसा वाला होते ना अट्रैक्ट। वही चीज है, अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होता है ना। अब बेटा अगर नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो तो जांच करा लो कि मेल ही हो ना, और फीमेल वाले फीमेल ही हो ना। देख लो भैया अपना अपना, अब इस उम्र में नहीं अट्रैक्ट हो रहे हो भैया अपना अपना देख लो भैया, हमको नहीं पता कुछ खास। अब देखो इधर, ये है माइनस, ये है प्लस। अब ये एक दूसरे के ऊपर होते हैं अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी एक, मान लीजिए एक ऐसे एक पर्टिकुलर एरिया पे मैं अगर ले लूं तो कितने निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस 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 आ गया, इधर माइनस 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 मार गया, तो माइनस वाले मूव करके जाएंगे प्लस की तरफ, माइनस वाले मूव करके जाएंगे किसकी तरफ? प्लस की तरफ। तो माइनस वाले प्लस की तरफ मूव करके जाएंगे तो यहाँ पे जो एटम्स है, क्या मैं बोल रहा हूं, मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे, यहां से चल के यहां तक जाएंगे। तो वो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, या फ्लो ऑफ एटम हो रहा है ना, जो उनका एटम फ्लो कर रहा है एक पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की तरफ, या पॉजिटिव मूव कर जा रहा है निगेटिव की तरफ, मूव निगेटिव करता है। अब जो उनका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, उसी वजह से क्या जनरेट हो जा रही है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए चला जा रहा है, इस वक्त क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एक तार है, एक पार्टिकल है, कुछ भी है, उसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करा सकें या एटम को मूव करा सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना, वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है जनरेट। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो अब देखते हैं, अरे यार, तो यार वो स्टैंड पे लत लग गया था। देखो इधर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, फॉर्म ऑफ एनर्जी रेडियली ट्रांसमिटेड ओवर अ लार्ज डिस्टेंस विदाउट अ मिनिमम एनर्जी लॉसेस। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी का एक फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा था, डिस्टेंस की वजह से आती, स्पीड की वजह से आती है, किसी की मूवमेंट की वजह से आती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है? पोजीशन की वजह से आती है। वैसे ही क्या है, ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन या उसके अंदर के एटम के मूवमेंट की वजह से आती है। वो क्या है? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसको क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो क्या करती है? डिस्टेंस ट्रेवल करती है विद मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी।
जो मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी एटम के मूव करने की वजह से। अब मूव करेगी तो वो लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल करते हैं ये लोग, लेकिन मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, और फिर आता है एक वर्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया यूनिट टाइम। ये मैंने बोला था, मान लीजिए एक वायर है, इसका एक ये पार्टिकुलर मैंने एक छोटा सा एरिया काट लिया, यूनिट डिस्टेंस काट ली। मान लीजिए ये 10 मीटर, अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का था, तो मैं 1 सेंटीमीटर की अगर बात करूं, एक पर्टिकुलर एक यूनिट एरिया की, तो उसके अंदर 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल पास हो जाएंगे वही होती है इलेक्ट्रिक करंट। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द पार्टिकुलर एरिया जो यूनिट टाइम। मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की तार थी, उसका यूनिट एरिया जो कि हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक यूनिट एरिया मान लीजिए क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके अंदर से 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रिकल चार्ज कितने चार्ज पार्टिकल मूव कर जा रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज कितने पार्टिकल होते हैं, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। अब हम पता कैसे करेंगे, मान लीजिए एक ग्लास रॉड ले लिया आपने, क्या लिया, एक ग्लास रॉड। यशशांत की बुक में एज इट इज मेंशन है, जो मैं आपको बोल रहा हूं अभी। आप एक ग्लास रॉड को लीजिए, इसको रब करिए सिल्क क्लॉथ से, इसको रब करिए सिल्क क्लॉथ से। अब ग्लास रॉड के अंदर जो चार्ज ऑब्टेन हुआ, जो चार्ज उसके अंदर आ गया है, वो होता है क्या होता है, वो नेगेटिव चार्ज होता है। और एक इबोनाइट रॉड को लीजिए और उसको वुलन क्लॉथ से रब करिए, वुलन क्लॉथ से रब करिए। अब उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल आते हैं वो क्या है, वो है पॉजिटिव चार्ज। अरे बचपन में किया होगा ना, स्केल लिया होगा, ऐसे सिर में रगड़ा होगा, रगड़ने के बाद उस पे पेंसिल के छिलके उनके पास लेके जाते हो तो अट्रैक्ट हो, चिपक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने इसे रब किया तो उसके अंदर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो वो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करता है, वो चार्ज हो जाता है, उसको क्या करता है, फिर उसको क्या करता है, पेंसिल का जो छिलका होता है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, भूल नहीं जाता हूं, यहां पे कोई होता नहीं है, जिस वजह से रिकॉल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब देखो, तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाता है। अब देखो, इसको हम नापते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज को, इसको हम नापते हैं एम्पीयर में। किसमें नापते हैं, एम्पीयर है ना, इसको हम नापते हैं बेटा एम्पीयर में। किसमें नापते हैं, एम्पीयर में। किसमें नापते हैं इसको, एम्पीयर में। एम्पीयर होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना चार्ज पास कर रहा है यूनिट टाइम में, बोले तो 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, वही होता है 1 एम्पीयर। वही क्या होता है, 1 एम्पीयर। एक पर्टिकुलर एरिया में 1 सेकंड के अंदर कितने चार्ज पार्टिकल पास हो जा रहे हैं, वही क्या होता है, इसका क्या होता है, वही होता है उसका करंट, जिसको हम बोलते हैं एम्पीयर। अब अगर आपसे पूछे 1 एम्पीयर क्या होता है, 1 एम्पीयर मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास हुआ है। अब ये 1 कूलम क्या है और अब ये कूलम क्या है, ये एक कूलम क्या है, एक कूलम क्या है। अगर किसी एक निगेटिव चार्ज की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, कोई एक एटम जिसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज है, वो कितना कूलम चार्ज कैरी करता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज भी है तो वो कितना चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज भी कितना चार्ज कैरी करता है, सेम एज इट इज 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -19। अगर 1 एम्पीयर की बात करें तो ये 1 कूलम चार्ज इतना कूलम है, ये 1.6 -19 कूलम है। 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकंड के अंदर पास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 एम्पीयर। इसके बाद आपकी टॉपिक आ जाती है क्या, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके बाद जो टॉपिक आता है चलते देखते हैं, अभी लिखो अगर इसमें कुछ लिखना हो तो आपको। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। क्या कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब देखो,
जिस सबस्टेंस के अंदर, जिस सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, जिस सबस्टेंस में इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, वो होता है आपका कंडक्टर। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके, वो क्या है? वो है आपका इंसुलेटर। वो क्या है? इंसुलेटर। जैसे कि क्या हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, वुडन, ड्राई वुडन, सूखा हुआ लकड़ी, बांस की लकड़ी लेके हम वो तार को टच करते हैं ऐसा कुछ, तो वुडन लकड़ी, ड्राई वुडन, और क्या? प्लास्टिक, और क्या? क्लॉथ्स मान लो, ये सब क्या है? पेपर, ये सब क्या है? इन सब में एक इंसुलेटर है। इंसुलेटर क्या है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। अब कंडक्टर क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जैसे कि आयरन रॉड, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, जिंक छोड़ो भी, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन रॉड, ये सब क्या है? ये सब गुड कंडक्टर हैं। क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। अब जब क्यों पास होने देते हैं? क्योंकि इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं? इनके पास होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोले तो निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। 1.16 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इतना चार्ज होता है किसके ऊपर? एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर भी इतना ही चार्ज होता है। अब क्या होता है? कंडक्टर के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, एक जगह पे दूसरी जगह पे जा सकते हैं, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। प्लास्टिक, ड्राई वुडन, क्लॉथ, पेपर, इन सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, वो मूव नहीं कर पा रहे। जैसे मुझे कुछ दे दो और मैं इसको लेके ऐसे 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 यहां तक चला गया, अब मैं फ्री था वहां से यहां आने के लिए, तो मैं भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हूं। अगर मान लो कि मैं किसी एक पार्टिकल का एक इलेक्ट्रॉन होता और मुझे इलेक्ट्रिसिटी दे दी जाती और मैं उसको लेके से चला जाता यहां तक। अब अगर मैं वहां से यहां तक लेके चला जाए, इसका मतलब मैं फ्री था उसको मूव करने के लिए। अब अगर उसको मूव करने के लिए मैं फ्री था, इसका मतलब मैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता हूं। पर प्लास्टिक के अंदर जैसे मुझे अगर इलेक्ट्रॉन दे दोगे, मैं यहीं स्टिक हूं, अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ सकता, मैं रुका हूं यहीं पे, मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे किसी ने रोक के रखा हुआ है, मुझे आगे जाने नहीं दे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, इसीलिए वो क्या हो जाता है? इंसुलेटर। अब कंडक्टर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका स्टैटिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी दो टाइप के होते हैं, एक कौन से? स्टैटिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, और एक क्या होता है? एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। मुझे सब कहते हैं ना हमको करंट मार दिया, करंट नहीं मार दिया है, बताता हूं वो होता क्या है। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जो मूव नहीं करता। अब आप बोलोगे सर अभी तो बोले इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए मूव करना जरूरी है, अभी कह रहे हो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो मूव नहीं करती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्टैटिसिटी वो होती है जो जिसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे? जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि स्टैटिक करंट। अब होता क्या है देखो जरा, आपने अभी मैंने क्या बोला, ग्लास रॉड को रब करिए, उसके अंदर निगेटिव चार्ज आएंगे। अब आप उसको अगर मान लीजिए किसके पास लेके जाएंगे, पेंसिल के छिलके के पास ले जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, अपनी बाल के पास लेके आएंगे तो उसको खींचने लगेगा। उसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल है ना, कुछ तो है कि एनर्जी है उसको खींचने के लिए, वो है क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है मूव तो नहीं हो रहे हैं, पर वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, उसके अंदर माइनस चार्ज आया हुआ है। अब ये करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं। क्या करते हैं? मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं। जैसे कि किसकी बात कर लें? आयरन रॉड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूव कर जाते हैं। कॉपर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बोलते हैं ना कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, तार लाना तो कॉपर का, तार लो तो कॉपर का, वायर लो तो कॉपर का। क्यों? क्योंकि ये सबसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर, इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बिल्कुल फ्री होते हैं, छुआ नहीं फर निकल लिया, तो क्या है वो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट
करते हैं। अब आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। एसी करंट बोले तो अल्टरनेटिव करंट और डीसी करंट बोले तो डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? जितनी भी बैटरीज होती हैं उन सब में डायरेक्ट करंट होता है। क्या बोला मैंने? जितनी भी बैटरीज होती हैं उनके अंदर डायरेक्ट करंट होता है, और जो हमारे घर में सप्लाई होता है वो क्या होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, मतलब एसी करंट होता है। अब देखो डीसी करंट डायरेक्ट करंट क्या होता है। जैसे कि मान लो ये मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, ये अब मैं खुद ये मैं खुद इसको यहां से लेके यहां तक गया। अब मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पे एक बल्ब है, उसको ऑन करने के लिए मैंने इलेक्ट्रिसिटी उठाई और मैं यहां तक गया और मैंने इसको टच करके ऑन कर दिया। क्या किया मैंने? मैं खुद यहां से वहां तक गया और उसको टच करके ऑन कर दिया। मतलब कि डायरेक्ट करंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं वो पूरी एक जगह से दूसरी जगह जाके तब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि बैटरी में आपने यहां पे तार छुआया और ये आपके इस हाथ में बल्ब है, आपने बैटरी यहां से टच कराई और इस हाथ में बल्ब है, जैसे यहां पे तार को टच किया वहां जल गया। तो उसमें क्या होगा, जो इसके अंदर स्टोर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो बैटरी से निकले, बैटरी से निकल के बल्ब तक गए, सारे इलेक्ट्रॉन बल्ब तक गए उसको जलाने के लिए। तो ये डायरेक्ट करंट हुआ। अब अल्टरनेटिव करंट क्या होता है? मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन से भरे पड़े हैं, उस तार में भरे थे। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, ये वाला यहां से यहां तक चल के जाएगा, यहां तक चल के जाएगा और यहां पे बल्ब जलाएगा। अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, ये सिर्फ टू और फ्रो मोशन करेगा, आगे जाएगा पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे आएगा। अब जैसे मान लो ऐसे मेरे जैसे 10 लोग खड़े हैं, जैसे मैं इधर बढ़ा, इसको धक्का दिया, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, ऐसे मतलब धक्का देते हुए सब हिल गए ना। अरे मूव तो सब कर गए। अब मैंने अगर इसको एक लात मार दी खींच के, वो तो हिल गया पूरा, आगे वाले उससे हिल गए, अब उसके आगे वाले उससे हिल गए, उसके आगे वाले उससे हिल गए। तो अल्टरनेटिव करंट में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पूरा मूव नहीं करता है, वो सिर्फ अपने आगे वाले को मूव करा देगा। आगे वाले को मारेगा ये गलत, वो उसको मारेगा, तो वो उसको मारेगा, वो उसको मारेगा। मतलब कि जो अल्टरनेटिव करंट होता है उसमें एनर्जी कम लॉस होती है। अब मैं यहां से वहां तक चल के जाऊंगा, मैं यहां से वहां तक चल के जाऊंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करूंगा, ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करूंगा। लेकिन मैं अगर इस सामने वाले को लात मार दूं तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करूंगा, सीधी सी बात है। तो ये होता है अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा हूं यार, कैसे वन शॉट बनेगा ये? वैसे वन शॉट नहीं है, हाँ मैं आपको पहले बता दूं, ये टू शॉट है। टू शॉट बोले तो एक में आपको सिर्फ थ्योरी है और एक में आपके न्यूमेरिकल है। तो ये जो वीडियो आपको मिलेगा ना, इसमें सिर्फ थ्योरी होगी, सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी इसमें, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, न्यूमेरिकल्स होंगे, रेसिस्टिव पे न्यूमेरिकल्स होंगे, वोल्ट पे न्यूमेरिकल होंगे, करंट पे न्यूमेरिकल होंगे, पावर पे न्यूमेरिकल होंगे, और इस सब चीज में न्यूमेरिकल ही होगा। अगर एक दो टॉपिक इस थ्योरी का बच जाता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर मैं उसमें डाल के दे दूंगा। लेकिन दो वीडियोस का आएगा, एक वीडियो में मुझसे नहीं होगा, जिससे होगा उससे पढ़ लो, सीधी सी बात है। ठीक, मेरे दो वीडियो आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय ए, किसी भी तरह वर्क डन फॉर मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, मान लियो ये माइनस वाला इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये अभी है कहां पे, ये है इन्फिनिटी पर। इसको मैं इसे उठाया, इसको लेके मैं किसी एक पॉइंट पे आया, यहां से उठा के मैं इसको यहां पे लेकर आया, ऐसे उठाया, कुछ यहां तक लेके आया। अब जितना काम मैंने इसको यहां से लेके यहां तक लाने में किया, जो वर्क डन मैंने इसको इस पॉइंट से, इन्फिनिटी से, किसी पॉइंट से नहीं, सॉरी, जो काम मैंने किसी भी इलेक्ट्रिक का चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक पॉइंट पे ले आने के लिए किया, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क डन फॉर मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट ऑफ दैट। किसी पॉइंट पे किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को ले आने को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है, छोड़ो, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट में खूब ढेर सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट हैं, ये एक इन्फिनिटी था और एक पॉइंट था, ये दोनों ही पॉइंट हैं, फिक्स्ड पॉइंट हैं। जैसे मेरा घर और मेरे से 1 किलोमीटर बाद एक और घर, फिक्स्ड पॉइंट है। ये इन्फिनिटी है, अनंत है, कहीं से बदला उठा रहे हैं। इसमें किसी दो फिक्स्ड पॉइंट में किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिसिटी मूव करके किसी दूसरे पॉइंट पे ले आने को वर्क एक फिक्स्ड पॉइंट है। ये भी क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट है। और ये क्या था, इन्फिनिटी से मूव करके पॉइंट पे लाया। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से मूव करके यहां लाने के लिए जो मैंने वर्क डन किया वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से उठा के दूसरे फिक्स्ड पॉइंट पे लाने के लिए जो आपने वर्क किया वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और इन्फिनिटी से उठा के अगर किसी फिक्स्ड पॉइंट पे आपने लाने के लिए जो काम किया उसे बोलते हैं क्या, उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं V से। इसका फॉर्मूला निकल के आता है जो आपने वर्क डन किया, क्या किया आपने, जो आपने वर्क डन किया डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव, जितना आपने चार्ज को मूव कराया, क्वांटिटी ऑफ चार्ज्ड मूव। इसको डिनोट करते हैं W से, इसको डिनोट करते हैं Q से, बड़ा वाला Q ले लो, इसको डिनोट करते हैं Q से। और ये क्या है, ये है वोल्ट, V बोले तो वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं वोल्ट, जिसको डिनोट करते हैं V से। तो फॉर्मूला निकल के आता है V इज इक्वल टू W/Q। मैं बोल रखा हूं कि मैं जो इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा वो आपको कराऊंगा बाद में। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते थे, सॉरी ऐसे बताना भूल गया मैंने आपको ना, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम मेजर करते हैं अमीटर से। जैसे एम्पियर होता है उसकी वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट को नापने का जो माप होता है वो क्या होता है, किस में नापते हैं, यूनिट किस में नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, एम्पियर में। वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को हम नापते हैं वोल्ट में। तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब चलते हैं आगे इसके। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सर्किट डायग्राम। देखो सर्किट डायग्राम होता क्या है, सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंट कन्वेंशनली बाय अ सिंबल। देखो अब होता क्या है ये, अब देखो अगर मुझे दिखाना हो कि इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने बनाया, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, एक पूरा एक सिस्टमैटिक वे है पूरा, कि यहां से बिजली जा रही है, ये बिजली यहाँ पे यूज हो रही है, ऐसे इसको नापा जा रहा है, इतना बिजली गया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक करंट है, इतना करंट गया है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, ये बल्ब है या ये फैन है, उसके बाद ये स्विच है, बटन बंद है या खुला है। मतलब एक पूरा एक सर्किट डायग्राम, मतलब एक डायग्राम के थ्रू ये पूरा बता देना कि बिजली चल कैसे रही है, वो होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये एक बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में होता है। अब अगर मुझे इस रूम का बनाना हो, मुझे इस रूम का इलेक्ट्रिक, कोई मुझे पूछे तुम्हारे रूम की बिजली कैसे चलती है, अब मैं उसको बताने लगूंगा, एक बोर्ड बनाने लगूंगा, उस बोर्ड में फिर ऐसे बटन बनाने लगूंगा, फिर तार दिखाने लगूंगा, फिर ऐसे लेके जाऊंगा, फिर बल्ब बनाने लगूंगा। अब एलईडी लगी तो एलईडी बल्ब बनाने लगूंगा, CFL लगा तो CFL बनाने लगूंगा, 100 वाट का लगा है 100 वाट बनाने लगूंगा, ये फैन लगा है तो फैन, ये मुश्किल है ना। तो क्या किया, एक सिंबल बना दिया कि इस सिंबल को रखेंगे वर्ल्ड वाइड, इस सिंबल का मतलब यही होगा। अब अगर किसी ने ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिया तो इसका मतलब माना जाएगा कि एक स्विच है जिसका बटन बंद है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई चालू है, बटन बंद मतलब बटन चालू है, ये चालू नहीं है, मतलब स्विच क्लोज है। स्विच क्लोज है मतलब, स्विच क्लोज का मतलब ये नहीं होता बल्ब नहीं जलेगी, स्विच क्लोज का मतलब बल्ब जलेगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगी। जैसे मान लीजिए ये दो तार था, अभी ये ओपन है, स्विच ओपन है। अब जैसे आपने इसमें मान लीजिए ये घुसा दिया, आपने स्विच क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ओपन कर दिया बीच में डिस्टेंस कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, तो एक सर्किट डायग्राम बनाया जिसमें इलेक्ट्रिक सेल को ऐसे बताएंगे। अगर कई सेल लगे हैं, 5 6 7 8 बैटरी लगी है, तो देखो 1 2 3 बैटरी लगी है, इसके अंदर 3 सेल लगे हुए हैं। अगर बटन खुला हुआ है मतलब बिजली बंद है, बिजली बंद मतलब बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब स्विच ओपन है, तो ऐसा रहेगा। स्विच क्लोज है तो बीच में बूंदी लगा देंगे, स्विच क्लोज हो गया।
अगर वायर जैसे ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट हो रहा है, वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं बिना जोड़े, टच किए, मतलब एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, ये तार ऐसे गया, इसके ऊपर से एक तार ऐसे चला गया, तो ऐसे बनाते हैं। बल्ब ऐसे बनाते हैं, रसिस्टर ऐसे बनाते हैं। अब रसिस्टर होता क्या है? रसिस्टर वो कोई भी चीज जो बिजली को ऐसे रोक दे, मतलब करंट पास हो रहा है उसको रोक रहा है, परमानेंटली नहीं रोक दे रहा है, उसके आगे नहीं पास होगा, कुछ देर के लिए रोक। जैसे फैन क्या एक रेसिस्टर है, जैसे ही बिजली आती है तो फैन क्या करता है, उस बिजली को थोड़ी देर रोकता है, रोक के उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है और फिर बिजली को जाने देता है। ये काम करता है कौन? फैन। तो भी क्या है? एक रेसिस्टर है। बल्ब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होती है उसको रोकता है कुछ देर, उसके अंदर अपने एलिमेंट को गर्म करता है, फिलामेंट को गर्म करता है, जिससे रोशनी फैलती है और फिर बिजली को जाने देता है। तो रेसिस्टर वो क्या होता है? रेसिस्टर क्या होता है? किसी भी बिजली को क्या करेगा? वो रोकेगा कुछ देर के लिए, फिर अपना काम लेगा, फिर उसको जाने देगा। ये काम किसका? रेसिस्टर का। अब ये फिक्स भी हो सकता है, अभी रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो ये फिक्स हो सकता है। तो अगर उस पर कुछ नहीं, तो सिंपल सा बना हुआ तो फिक्स्ड है, 10 ओम 15 ओम, मतलब क्या यूनिट क्या होती है आगे देखेंगे। और अगर उस पर एक लाइन बने तो फिक्स नहीं है, उसकी रेसिस्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं। अब जैसे प्रेस होता है ना, प्रेस 500 वोल्ट पे कम करेंगे, 1000 वोल्टेज पे लेंगे, कितना ज्यादा उसको गर्म कर रहे हैं, जैसे 5 पे किया। अब प्रेस में जो लगा हुआ है वो क्या है? वो ऐसा रेसिस्टर है, आप उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ा रहे हैं, उसको रोकने की क्षमता को बढ़ा रहे हैं। जितना वो बिजली को रोकेगा उतना ही वो एलिमेंट गर्म होगा, तो आप उसकी क्षमता को बढ़ा रहे हैं, आप उसकी बिजली को और रोक रहे हैं, तो वो क्या है? वेरिएबल रेसिस्टर है। लेकिन बल्ब है वो फिक्स है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसकी बिजली की लाइट कंट्रोल नहीं कर सकते, जितना तेज जलना है उतना ही तेज जलेगा। वहां से बन के आया है, 20 वॉट का बल्ब है तो 20 ही वाट बल्ब देगा वो, आप उसको बढ़ा नहीं सकते। वो क्या है? वो फिक्स रेसिस्टर है। बल्ब क्या है? फिक्स रेसिस्टर है, आप उसकी रेसिस्टिविटी नहीं बढ़ा सकते। बिजली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, 20 वाट का बल्ब है तो 20 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा वो। लेकिन प्रेस क्या है? आप उसको सिल पे कर रहे हैं तो 500 वोल्ट ले रहा है, और बढ़ा दे रहे हैं तो 1000 वॉट का ले रहा है। तो ये क्या है? आप उसकी रेसिस्टिविटी पावर बढ़ा रह सकते हैं, तो ये होता है। अमीटर जो बिजली करंट इलेक्ट्रिक करंट नापता है वो ऐसे दिखता है। वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है वो ऐसे दिखता है। और इसको हम हमेशा लगाते हैं सीरीज में और इसको लगाते हैं पैरेलल में। सीरीज पैरेलल क्या होता है? इधर देखते हैं, ये एक सेल है, करंट पास हुआ ऐसे गया, ये एमीटर है। देखो ये जो लाइन, ये वायर जो तुमको दिख रही है उसके साथ में लगा है, ये रजिस्टर के जस्ट साथ में लगा है, तो वो एमीटर है। और ये पैरेलल में लगा है, ये ऐसे पैरेलल लाइन होती है ना, देखो पैरेलल में लगेगा वोल्ट मीटर, साथ में लगेगा अमीटर। पैरेलल में लगेगा वोल्ट मीटर, साथ में लगेगा अमीटर। देखो वोल्ट मीटर, रेसिस्टर, ये स्विच क्लोज है। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है? जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है वो निगेटिव से निकलेंगे पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से निकलेंगे पॉजिटिव की तरफ। और जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा वो पॉजिटिव से जाएगा निगेटिव की तरफ। दोनों अलग अलग चीज हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव से होता है पॉजिटिव की तरफ, और जो फ्लो ऑफ करंट है वो पॉजिटिव से होता है निगेटिव की तरफ। क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होता है? निगेटिव से होता है पॉजिटिव की तरफ। और जो आपका फ्लो ऑफ करंट है, फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव से होता है निगेटिव की तरफ। ये जो एरो दिख रहा है ये करंट दिखा रहा है आपको, पॉजिटिव से करंट जा रहा है निगेटिव की तरफ। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो निगेटिव से जाएगा पॉजिटिव की तरफ। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत इजी से है। अब जो हार्ड था वो हो गया, जो अब इजी वाला पार्ट है वही बचा है। ओम्स लॉ क्या है? एक हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस क्या होता है? किसी की कही गई बात, जो कोई प्रूफ नहीं है, ऐसा कुछ हाइपोथेसिस है। जैसे मैंने कह दिया कि मैं रात कल सो जाऊंगा और मेरे रात में सोने के बाद मैं एकदम हीरो बन जाता हूं, और हीरो बन के मैं क्या करता हूं, मुझे सब बिल्कुल याद हो जाता है, ऐसा मैं सोचता हूं। ये एक हाइपोथेसिस है, किसी ने बस कह दिया, उसको लगा उसने कह दिया, कोई प्रूफ नहीं है इसका। हाइपोथेसिस मतलब यही होता है फिर, जितना मुझे पता है। ठीक, मैं इंतजार कर रहा था मेरे मार्कर का इंक यहां से यहाँ है पहले, अभी डाला हूं मैंने। चलो, कौन थे? जॉर्ज साइमन ओम्स, जॉर्जियस मिलोनी नहीं, जॉर्ज साइमन। 1857 इनका जन्म हुआ था, 1787 में, और 1854 में ये निपट गए। और एक फिजिसिस्ट थे, जर्मन फिजिसिस्ट, 1827 में।
ठीक है, इन्होंने क्या बताया, रिलेशनशिप बताया बिटवीन करंट एंड मेटेलिक वायर के पोटेंशियल डिफरेंस में। क्या बताया, रिलेशनशिप, जिससे आपका दूर दूर तक नाता नहीं है अभी। ठीक है, कहोगे सर ये किसकी बात कर रहे हैं, वही जिससे तुम्हारा कोई नाता नहीं है अभी। ठीक है, तो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, करंट के बारे में और एक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। सीधी सीधी बात सुनो, मान लो कि ये वायर है, ये वायर है, इसके ये दो फिक्स्ड पॉइंट हैं, तो इनके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। किसी भी दो फिक्स्ड पॉइंट से अगर यहां से करंट ले जाने के लिए, यहां से इलेक्ट्रिक चार्ज को उठा के यहां पर ले जाने के लिए जो आप वर्क करेंगे वो क्या होगा, क्या होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अरे मेरा कहने का मतलब है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो फ्लो होने का मतलब है कि आप इलेक्ट्रिक चार्ज यहां से उठा के यहां ले जा रहे हैं। अब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यहां से उठा के यहां ले जा रहे हैं, इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वहां पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही होगा। सीधी सी बात है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं होगी। अरे बेटा, इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा, जब आप यहां से चार्ज को मूव करेंगे यहां पे। अब जैसे ही आप यहां से चार्ज यहां मूव करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वर्क डन बाय यू, या वर्क डन फ्रॉम मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम एनी फिक्स्ड पॉइंट टू अनदर फिक्स्ड पॉइंट। किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जाना दूसरे फिक्स्ड पॉइंट पे, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और जैसे ही आप चार्ज को मूव करोगे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। तो यही बताया कि जो करंट फ्लो हो रहा होता है I और जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। मतलब I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मींस जो आपका करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन को हटाने के लिए हम कोई भी कांस्टेंट टर्म लगा देते हैं, तो मैं उस कांस्टेंट टर्म को बोल रहा हूं R। तो V इज इक्वल टू R इंटू I, और इसका जनरल फॉर्मूला हम बोलते हैं V इज इक्वल टू IR। जहां पे R क्या है, जहां पे R एक कांस्टेंट टर्म है। क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है जो कि प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए यूज किया गया है, और इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसी को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अब ये होता क्या है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर मुझे R की वैल्यू चाहिए तो मैं लिख सकता हूं V, अब I इधर आएगा तो V बाई R इज इक्वल टू V अपॉन में I इज इक्वल टू R। तो R क्या है, R निकला क्या, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर टू द इलेक्ट्रिक करंट, टू द करंट। किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर और करंट के बीच का। रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो है। किसका रेशियो है, पोटेंशियल डिफरेंस का और किसी भी एक फिक्स्ड वायर के दोनों ही एंड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस और जो इसके अंदर करंट फ्लो रहा है उनके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी बोले तो R। जहां पे आपको दिख रहा है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, अगर रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्ट बढ़ जाएगा। जहां पे आपको दिख रहा है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, अगर वोल्टेज बढ़ जाएगा तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। बट I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, सॉरी उल्टा हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर I बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी तो I घटेगी। अब मान लीजिए किसी भी एक वो है, कोई भी एक वायर है, अगर आप उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ा देंगे तो उसका करंट कम हो जाएगा। अगर आप उसमें करंट बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर कोई एक वायर है, उसके अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट डबल हो जाएगी। अगर एक वायर है जिसके अंदर आप करंट डबल कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा। बट अगर कोई वायर है आप उसमें रेसिस्टिविटी डबल कर देते हैं तो करंट हाफ हो जाएगा, करंट हाफ हो जाएगा। कोई दिक्कत?
इसको हटा दो, ये हटा दो, अभी इसको हटा दो, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। ठीक है, ये था आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। और भी कुछ है? नहीं, और कुछ तो नहीं है। हाँ, ये जो आर है ये क्या है? रेसिस्टर। इसकी यूनिट क्या होती है? ओम्स। बोले तो वोल्ट डिवाइडेड बाई एम्पियर, मतलब V डिवाइडेड बाई आई। बोलते क्या है? ओम्स। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो जो रेसिस्टर की यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम। रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 50 ओम। अब ये रेसिस्टिविटी ही एक कोई बिजली का क्या है? कोई सामान है वो जो बिजली को कंज्यूम करेगा। जैसे कि आयरन रॉड होता है, उसके अंदर एक फिलामेंट होती है जो गर्म होती है, वही क्या है? रेसिस्टर है। वो क्या है? रेसिस्टर है। और क्या क्या होता है? कौन कौन से अप्लायंसेस होते हैं? अरे हो, अभी तो एक चीज बचा हुआ है, अभी एक चीज बचा हुआ है, ग्राफ तो बताया ही नहीं। ग्राफ तो बताया ही नहीं। अगर हम बात करें किसकी? ग्राफ की, तो मैंने बोला है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये बनाया मैंने ग्राफ, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। इस पे मैं दिखा रहा हूं I बोले तो करंट, इस पे दिखा रहा हूं वोल्टेज बोले तो V। अब मैंने क्या बोला? I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कैसा बनता है? कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ। जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा, जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। किसी भी पॉइंट पे आप ले लीजिए, अगर I बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। ये इन्फिनिटी तक कैसे चलता चला जाएगा। ये है किसका? V वर्सेस I का ग्राफ। I वर्सेस V का ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। I बढ़ेगा, देखो I बढ़ा तो V भी बढ़ा, I बढ़ा V बढ़ गया, I यहां पहुंचा V यहां पहुंचा। जैसे जैसे I की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे V की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये रहा ग्राफ। यहां पे होता है आपका ओम्स लॉ खत्म। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो एक छोटा सा और टॉपिक है, उसको भी खत्म करते हुए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टिविटी ऑफ रेसिस्टर। अगर मैं रेसिस्टर की सिंपल सी बात करूं, सब पढ़ाई से हटके, पढ़ाई की भाषा से हटके सीधी सी अगर बात करूं, किसी भी सामान, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, कोई भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस या कोई भी एक मेटल एलिमेंट, कुछ भी हो, कोई भी एक सामान मान लो, उसकी जितनी क्षमता होगी बिजली को रोकने की। बिजली क्या होती है सबको पता है। मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, अभी इससे हट जाओ बिल्कुल से। सीधी बात अगर बात करें हम, तो रेसिस्टिविटी होती क्या है? जो सामान तुमको दिया जा रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में, बिजली को रोकने की क्षमता जिसकी जितनी ज्यादा, वो होता है रेसिस्टर। रेसिस्टर क्या करेगा? बिजली को रोकेगा। रोकने का मेरे से ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बिल्कुल रोक देगा, आगे पास नहीं होने देगा, नहीं, अपने पास रोक के बैठा लेगा कि रुको कुछ देर, चाय पानी करो फिर जाओ। तो कौन किसको कितनी देर बैठा सकता है, कितने को बैठा सकता है, वो होती है उसकी रेसिस्टिविटी। अब अगर मैं जैसे हूं, मैं 10 लोगों को बैठा सकता हूं, तो मेरी रेसिस्टिविटी, और एक और है जो 100 लोगों को बैठा सकता है। जो 100 लोगों को बैठा सकता है उसकी रेसिस्टिविटी पावर ज्यादा, क्योंकि वो 100 को बैठा रहा है, और मैं कितने को बैठा रहा हूं? 10 को बैठा रहा हूं, तो मेरी रेसिस्टिविटी पावर कम है। रेसिस्टिविटी रेसिस्टर का सिंपल सा मतलब है कौन कितनों को रोक सकता है। जो ज्यादा बिजली को ज्यादा समय तक रोकेगा उसकी रेसिस्टिविटी पावर ज्यादा है, जो कम बिजली को कम समय तक रोकेगा उसकी रेसिस्टिविटी पावर कम है। रेसिस्टिविटी का सिंपल सा यही मतलब है बस, और कुछ नहीं, कि कौन बिजली को कितनी देर तक रोकता है या कितनी बिजली को रोकता है। 10 आदमी को रोकेगा तो उसकी रेसिस्टिविटी पावर कम, 100 को रोकेगा उससे उसकी ज्यादा, कोई 1000 को रोक सकता है उसकी और ज्यादा। ये होता है रेसिस्टिविटी, सीधी सी बात है। अब ये डिपेंड किस पे करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को रोक कौन सकता है, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। रेसिस्टिविटी बात करते हैं हम पहले तो वायर की। वायर के अंदर ही रेसिस्टिविटी रुकेगी, बैठेगी या कुछ भी होगी, ठीक है। अब वायर का जो पहला चीज आता है वो आता है लेंथ, वायर की लंबाई, वायर की या सबस्टेंस की लंबाई। तो ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि जो रेसिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेसिस्टिविटी ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी तो रेसिस्टिविटी भी कम हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
मतलब कि ये रहा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी एक वायर का, और ये रहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी एक वायर का। ठीक, देखो, गिरे 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 गिन गिरे है गिरे 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 गिन गिरे है गिरे। अब देखो यार, अब इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, ज्यादा जगह है तो ज्यादा पास होगा, कम जगह है धीरे पास होगा, कम पास होगा। अब जगह ज्यादा है तो ज्यादा लोग आएंगे, कम जगह है कम लोग आएंगे। अब अगर ज्यादा लोग आएंगे, अभी मैंने बोला जिसके पास जितनी ज्यादा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं बेटा, यहां पास हो रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, आए और निकल गए, पास हो गए, रुके नहीं बेटा। अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, आए ससक गए, अगमा बढ़बा ही नहीं किए। जब अगमा बढ़बा नहीं किए तो रुक गए, अगर रुक गए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने पे अगर रेसिस्टिविटी की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रुक गए तो उसकी रेसिस्टिविटी बढ़ गई बेटा। तो यहां पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो रेसिस्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आया समझ में? रेसिस्टिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किससे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से। अगर ज्यादा बड़ा एरिया होगा फट चला जाएगा, छोटा एरिया होगा अगर जाने के लिए तो धीरे धीरे जाएगा। समझ रहे हो ना बेटा? ठीक है, तीसरा वाला जो आता है वो आता है नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ वायर बोलो या नेचर ऑफ मटेरियल बोलो, नेचर ऑफ वायर या नेचर ऑफ मटेरियल, ये डिपेंड करता है जिसका जैसा मटेरियल हो। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एक वायर है कॉपर का और एक वायर है निक्रोम का। ये एक्सपेरिमेंट में पाया गया जो कि ये प्योर मेटल है और ये एलॉय है। तो ये पाया गया कि एलॉय का जो निक्रोम का जो रेसिस्टिविटी पावर वो 60 टाइम्स है कॉपर से। अलॉय की जो रेसिस्टिविटी पावर 60 टाइम्स ज्यादा है किससे? कॉपर से। तो डिपेंड, जो कि ये क्या है? अलॉय है। तो जो अलॉय होता है उसकी रेसिस्टिविटी पावर ज्यादा होती है कंपेयरिंग टू प्योर मेटल, कंपेयरिंग टू प्योर मेटल। इसीलिए जहां पे हमें हीटर यूज करना हो, हीटर वाली जितनी भी चीजें हम क्या यूज करते हैं? अलॉय, क्योंकि उसको बिजली को रोक के रखने की क्षमता ज्यादा है, तो गर्म ज्यादा होगा तो मजा बहुत आएगा। उसके बाद लास्ट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी रेसिस्टिविटी पावर वैसे उसकी क्या हो जाएगी? रेसिस्टिविटी पावर इंक्रीज होती चली जाएगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे रेसिस्टिविटी पावर बढ़ती चली जाएगी प्योर मेटल की, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाएंगे रेसिस्टिविटी पावर वैसे वैसे कम होती चली जाएगी। मतलब टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्योर मेटल का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, उस पे चलते हैं जल्दी से। तो चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे। किसमें चलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे। बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इजी है, ध्यान से देखोगे 10 मिनट और में पूरा हो जाएगा। इसके बाद 2 टॉपिक और बचे हैं, 1 घंटा 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। न्यूमेरिकल एक भी नहीं कराया है, सारा का सारा न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इतना डिटेल में न्यूमेरिकल आएगा ना, बोर्ड में इससे बाहर नहीं जाएगा, चिंता मत करो। थ्योरी है, खत्म कर लो पहले इसको, ठीक। जितने फॉर्मूले अभी तक मिले हैं, आई वाला, वी वाला, ये 2 और मिलेंगे, पावर का एक और, ये सब याद करके आना अच्छे से। देखो इसको हम एक सीरीज में रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं, सीरीज ही है ना, इस पर देख रहा हूं बेटा, हाँ सीधे लिखा हूं। एक सीरीज में कनेक्ट करते हैं और एक पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं वो देखो पहले। देखो मान लो ये सर्किट है, ये प्लस और ये माइनस, ये इधर गया, ये इधर गया। अब देखो ये मेरी एक रेसिस्टेंस, ये मेरी 2 रेसिस्टेंस, ये मेरी 3 रेसिस्टेंस, ये 3 रेसिस्टेंस मैंने सीरीज में कनेक्ट की है। जैसे कि मान लो मैं यहां से निकला, करंट मेरा दूर 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 करते हुए यहां पहुंचा, उसके पास एक ही रास्ता है, बस कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ऐसे निकला, यहां से घूमा, यहीं से वापस आ गया। कहीं भी उसको ऐसा पॉइंट नहीं मिला जहां पे उसको सोचना पड़े कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं। चौराहा देखा है? चौराहा छोड़ो,
कई ऐसी जगह पे देखा है जहां पे 3 रास्ते हो जाते हैं, 2 रास्ते, ऐसे के 2 रास्ते, या इधर जाऊं या इधर जाऊं, 2 हो गए। किसी से पूछते हैं भैया इसके घर जाना, ये वाला रास्ता है कि ये वाला रास्ता है। अब यहां पे करंट निकला, कोई रास्ता ही नहीं है, सिंपल सा, मतलब एक आदमी निकला कहीं जाने के लिए, कोई डिफरेंस नहीं हुई, यहां से उसको यहां जाना, सीधा निकला यहीं पे आ गया, कोई रास्ता नहीं मिला उसको जाने के लिए, बस सिंपल सा एक रास्ता गया हुआ गया। तो जहां पे करंट निकले और सीधा वापस अपने स्थान पे आ जाए बिना किसी परेशानी में, तो वो क्या हो जाता है, सीरीज है। जहां पे सीरीज की जो खासियत है, यहां पे जो करंट होगा, करंट अक्रॉस एवरी रेसिस्टर इज इक्वल, बोले तो सेम। जितने भी रेसिस्टेंस है उन सब में जो करंट होगा वो सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर यहां पोटेंशियल डिफरेंस V1 है तो यहां V2 होगा और यहां V3 होगा, पर करंट यहां भी I होगा, यहां भी I होगा, यहां भी I होगा। ये मान लो रेसिस्टेंस R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है और ये रेसिस्टेंस R3 है। 3 रेसिस्टेंस है, तीनों सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में बोले तो एक ही साथ देखो, इसका जो एंड पॉइंट है वो इसके स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इसका जो एंड पॉइंट है दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है, दूसरे का जो एंड पॉइंट है वो तीसरे के स्टार्टिंग पॉइंट से कनेक्ट है। ये सब क्या हुआ सीरीज में। पैरेलल में क्या होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पैरेलल में जहां पे पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है वहीं पे दूसरा भी कनेक्ट होगा, वहीं पे तीसरा भी हो सकता है। अरे समझ में, सीरीज में क्या होता है, जहां पे एक खत्म होगा वहीं पे दूसरा जुड़ जाएगा, यहां पे एक खत्म होगा वहीं पे दूसरा जुड़ गया। उससे भी समझ में आ रहा, करंट यहां से निकला सीधा चला गया भन्न से। अब यहां पे क्या होता है, करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। अब अगर इसके फॉर्मूला की बात करें, किसकी बात करें, फॉर्मूला की बात करें, तो इसका जो डिफरेंशिएशन मतलब वो कैसे फॉर्मूला आया, डिफरेंशिएशन जो है वो आपको दिया हुआ था, आपको करना होगा। यहां पे जो है वो करंट सब में सेम है, करंट सब में सेम है। तो हमें पता है क्या होता है, हमें पता है, हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, हमें पता है ना, फॉर्मूला पीछे याद है ना भी, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, तो ठीक है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं पहले वाले का, इस पहले वाले का तो लगते हैं V इज इक्वल टू, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस हम ऐड कर लेते हैं तो हमें रेसिस्टिविटी मिल जाएगी। अभी हम तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, कुछ नहीं, सीधा सा हम तीनों का क्या निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पहले का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I सब में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, I इंटू R1 प्लस दूसरे का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R2 प्लस तीसरे का पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R3। क्या मैं इस V को भी लिख सकता हूं I इंटू R, ये R इक्विवेलेंट है, ये R क्या है, इक्विवेलेंट है, तीनों रेसिस्टेंस का ऐड करके जो R आएगा वो R इक्विवेलेंट हो गया। और V इज इक्वल टू I इंटू R इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। क्या तीनों में I है, मैं I को कॉमन निकाल लूं, I इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, I इंटू R इक्विवेलेंट, I को कॉमन निकाला, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से ये I कट गया तो आपका R इक्विवेलेंट आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए ये 3 ओम का दिया था, ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, तो अगर आपसे टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछता 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 9 ओम। ये होता है सीरीज। प्रॉपर्टी क्या है, सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम लिखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट टू रेसिस्टिविटी। तो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, पहले का I इंटू R1, दूसरे का I इंटू R3, तीसरे का I इंटू R3, पहले का I इंटू R1, दूसरे का I इंटू R2, तीसरे का I इंटू R3। इसको भी हम चेंज कर देंगे I इंटू R इक्विवेलेंट में, इधर से I कॉमन निकालेंगे, I कट जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब चलते हैं पैरेलल की तरफ। अब चलते हैं किसमें, पैरेलल की तरफ। कहां गया पैरेलल, चलते हैं किसकी तरफ, पैरेलल की तरफ। अब देखो ये प्लस ये माइनस,
ये निकला करंट, ये निकला। अब मेरा एक रेसिस्टेंस ये रहा, दूसरा रेसिस्टेंस मेरा ये रहा, तीसरा रेसिस्टेंस मेरा ये रहा। 3 रेसिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, पर यहां पे जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, करंट डिफरेंट होता है। इसके अक्रॉस देखो, अब यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल, उसमें क्या था, छोड़ो इसको, यहां पे जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे है, तो वही इससे भी कनेक्टेड, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही हुआ, वही इससे भी कनेक्टेड, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही हुआ, वही इससे भी कनेक्टेड, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वही हुआ। अब देखो मैंने क्या बोला था, अब देखो मैं यहां से निकला, यहां पहुंचा, यहां पहुंचने के बाद मेरे पास 3 रास्ते हो गए, इधर से जाऊं, इधर से जाऊं कि इधर से जाऊं। अब जब 3 रास्ते हो गए, इसका मतलब ये तीनों ही किसमें हैं, पैरेलल में हैं। या तो अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला था, सीरीज में जहां पे एक खत्म होगा दूसरा वहीं पे जुड़ जाएगा, ऐसा यहां पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं। यहां तो पहला यहां पे खत्म हो रहा है, कुछ जुड़ ही नहीं रहा है। जहां पे पहला खत्म होगा जब वहीं पे दूसरा जुड़ जाए तो वो सीरीज में होता है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, तीनों पैरेलल में लगे हैं। और तुम्हें लगा कि मैंने बहुत सिंपल लिया है, जब कल क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना, ये एक से एक लेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इतना भन्नाटस करेंगे ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो यहां पे हम क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो अगर हम I निकाले तो हो जाएगा V बाई आर। अब यहां पे सबका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू पहले का पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन में R1 प्लस दूसरे का, सॉरी पहले में करंट V अपॉन में R1, दूसरे में करंट V अपॉन में R2, तीसरे में करंट V अपॉन में R3। क्या मैं इस I को भी लिख सकता हूं V बाई आर, V बाई आर इक्विवेलेंट V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्या मैं V कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल, V अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ये V से ये V कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो यहां पे आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन भी होता है समाप्त। क्या होता है इसमें, तीनों पैरेलल में कैसे जुड़े होंगे, जब यहां से मान लीजिए यहां से करंट निकला, करंट के निकलने के बाद सब 3 रास्ते हो गए, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो यहां पे करंट क्या होता है, डिफरेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। निकाला कैसे मैंने इसको, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, तो पहले में करंट V बाई R1, दूसरे में करंट V बाई R2, तीसरे में करंट V बाई R3। इस I को मैंने V बाई R इक्विवेलेंट कर दिया, V कॉमन निकाला तो V से V कट गया, तो 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। ठीक है, एक फॉर्मूला ये है। ठीक है, और एक फॉर्मूला कौन सा भी मिला है सीरीज में, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और एक फॉर्मूला और कौन सा मिला था, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। एक फॉर्मूला और कौन सा मिला था, V इज इक्वल टू W बाई Q। और एक कौन सा मिला था, एम्पियर। A इज इक्वल टू क्या था यार, चार्ज, चार्ज बोले तो I अपॉन में कितना, टाइम। ये वाला मैं भी देखता हूं, छोड़ो इसको। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पावर, और यहां पे हो जाएगा खत्म। बहुत इजी सा ये भी है, न्यूमेरिकल आएंगे और न्यूमेरिकल जरूर कर लेना। जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रहा है, यहां बताई गई पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़िए और जो फॉर्मूले हैं उनको याद करिए। अगर आप एग्जाम में फॉर्मूले भी लिख के आते हैं तो शायद कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। थ्योरी भी लिखते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूले पर रख के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करते हैं, अगर फॉर्मूला भी लिख देते हैं तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए दोनों वीडियो अलग अलग है, थ्योरी अलग है, वीडियो अलग। जो थ्योरी पहले से पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा कल परसों तक देख के खत्म हो, जल्दी ही आएगा।
टाइम नहीं वेस्ट करूंगा मैं उसमें, क्योंकि चैप्टर साथ में चलना चाहिए ना। ठीक है, देखो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ हाई रेसिस्टेंस वायर लाइक अ निक्रोम वायर, द रेसिस्टेंस व्हिच बिकम वेरी हॉट एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, जब किसी हाई रेसिस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसको रोक के बैठा लेगा। जैसे कोई एक है जो 100 लोगों को रोक के बैठा सकता है, तो जब 100 लोग पास हो रहे थे उनको रोक के बैठा लिया। अब वहां पे क्या हुआ, भीड़ भड़क्का ज्यादा हो गई, बातें ज्यादा होने लगी, गर्मी ज्यादा बढ़ने लगी। हाँ, तो वही चीज है, जब किसी चीज को रेसिस्टेंस को, बिजली को, करंट को रोक दे, जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो उसको रोक के बैठा ले, तो वहां पे उसकी क्या हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होने लगता है। क्या हो जाता है, हीट प्रोड्यूस होता है। उसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि होता है प्रेस में, आयरन में क्या करता है, जैसे हम उसमें लगा होता है निक्रोम वायर। निक्रोम वायर में क्या होता है, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है वो निक्रोम वायर में रुक जाती है, पहले कुछ देर के लिए रुकती है, उसके बाद पास वापस लौट के जाती है। तो क्या होगा, जब रुकेगी तो वहां पे गर्मी, हीट प्रोड्यूस होगी, उससे जो प्लेट है वो गर्म होता है और हम प्रेस करने लगते हैं, जिंगा लाला हूं ऐसा वाला। ठीक है, तो फॉर्मूला जो निकल के आता है, वर्क डन W, जो वर्क डन आप करते हैं इन कैरिंग अ चार्ज Q, जो चार्ज Q आप कैरी कर रहे हैं, बाय द वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इन अ गिवन टाइम T इज गिवन बाय। अब जो आप वर्क डन कर रहे हैं उस चार्ज को, एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए रेजिस्टेंस R के थ्रू आप जो वर्क कर रहे हैं, कौन सा वर्क, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ले जाने के लिए, किस में, एक वायर में जिसका रेसिस्टेंस है R और आपको टाइम लग रहा है T, तो उसका फॉर्मूला निकल के आता है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज बोले तो Q इंटू V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द वायर। वर्क डन बाई U इज इक्वल टू चार्ज moved by quantity of charge moved by U multiply by the potential difference। अब मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं, Q is equal to I into T, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो पहला ही मैंने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाया था तो वहां ही मैंने आपको बोला था एम्पियर इज इक्वल टू कूलम्स अपॉन में सेकंड। एक एम्पियर इज इक्वल टू एक कूलम चार्ज एक सेकंड में। एम्पियर बोले तो करंट, कूलम बोले तो चार्ज, सेकंड बोले तो टाइम। तो I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहां से हम अगर Q निकालेंगे तो ये हो जाएगा I इंटू टी, वही लिखा है मैंने, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। इस Q की वैल्यू उठा के हम पुट कर देते हैं इसके अंदर, तो ये हो जाएगा W वर्क डन इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू V। अभी जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखा था, अगर मैं इसको अलग करूं तो जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V की जगह हम रख देते हैं I इंटू R। तो W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू I इंटू R, I इंटू I स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। अब यही W है आपका हीटिंग इफेक्ट H, और ये I स्क्वायर जो I है वो है आपका करंट, T है टाइम और R है रेसिस्टिविटी, जो कि होगी किसमें, ओम में, ये होगी एम्पियर में और ये होगी सेकंड में। ठीक, तो अगर यहां से जो रिलेशन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, जो हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर के ऊपर। अगर आप करंट के स्क्वायर के ऊपर अगर आप करंट को डबल कर देते हैं तो हीटिंग 4 गुना बढ़ जाएगी। स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है ना, अगर आप करंट को डबल करते हो तो हीटिंग 4 गुना बढ़ जाएगी। और क्या, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के भी, आप रेसिस्टेंस को डबल करते हैं तो हीटिंग इफेक्ट भी डबल हो जाएगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, अगर आप ज्यादा समय के लिए करंट पास करेंगे तो भी हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगी। बस I के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर करंट बढ़ाएंगे तो हीटिंग इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगी, अगर रेसिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हीटिंग डबल हो जाएगी, और अगर करंट बढ़ाएंगे तो भी हीटिंग डबल हो जाएगी। ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रहा आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब चलते हैं एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक छोटा सा टॉपिक वो भी है। नेक्स्ट चलते हैं एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का हम यूज कहां कहां कर सकते हैं, कौन कौन सा है। हम इलेक्ट्रिक डिवाइस में यूज कर सकते हैं उसका, जैसे क्या,
इलेक्ट्रिक आयरन को हम किस में यूज कर सकते हैं? कपड़ा प्रेस करने के लिए क्या करते हैं, उसके अंदर क्या होता है, निक्रोम वायर होता है जो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, गर्म करके जो उसके नीचे की मेटल है उसको गर्म कर देता है, जिससे हमारा कपड़ा जो सिकड़ा हुआ है बिल्कुल अच्छा हो जाता है। टोस्टर में यूज कर सकते हैं, ब्रेड को जो टोस्ट करने के लिए उसमें यूज करते हैं गर्म करने के लिए। ओवन में यूज करते हैं किसी भी चीज को गर्म करने के लिए। और क्या, केटल, पानी गर्म करने के लिए उसको हम यूज करते हैं। और हीटर होता है। ये सब सारी चीजें क्या है, डिवाइस के रूप में हम उसको यूज करते हैं। और एक कहाँ यूज होता है, बल्ब में यूज होता है। बल्ब में क्या होता है, जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास होती है, तो उसके जब बल्ब के अंदर एक वायर देखा लगा होगा, वो वायर होता है टंगस्टन। क्या होता है, टंगस्टन। इसको क्या कर देता है, बिल्कुल हीट कर देता है। बिल्कुल क्या कर देता है, हीट कर देता है। टंगस्टन को क्या कर देता है, टंगस्टन को बिल्कुल हीट कर देता है, जिसके अंदर से क्या निमिट हो जाती है, जब कोई चीज गर्म हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को पहले चेंज करता है टंगस्टन हीटिंग इफेक्ट में, हीटिंग करे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको चेंज कर देगा हीट एनर्जी, बिल्कुल गर्म कर देगा। अब हीट एनर्जी जैसे ही टंगस्टन गर्म हो जाता है वैसे ही वो हीट एनर्जी को चेंज कर देता है किसमें, लाइट एनर्जी में, और लाइट इमिट हो जाती है, हमारा काम हो जाता है। लाइट इमिट हो जाती है और हमारा काम हो जाता है। ठीक है, अब इस टंगस्टन की लाइफ बढ़ाने के लिए यहां पे क्या यूज होता है, हम वो भर देते हैं, क्या बोलते हैं इसमें, बल्ब के अंदर दो गैसेस भरी होती हैं, कौन कौन सी, या तो नाइट्रोजन या तो ऑर्गन। ऑर्गन वाला ऑर्गन नहीं बे, आर्गन वाला आर्गन। आर्गन एक गैस होती है, नियॉन, आर्गन, ये सब। ठीक है, स्पेलिंग नहीं आ रही थी मुझे, ये रहा ऑर्गन एस्ट्रक्टा। किस लिए, टंगस्टन की जो वायर होती है उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए, टंगस्टन वायर की लाइफ बढ़ाने के लिए। और तीसरा कहाँ यूज कर सकते हैं हम इसको, अपने घर के फ्यूज में। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज क्या होता है, अब जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई, जितने भी अप्लायंसेस वो चल रही हैं, मान लो बिजली बहुत तेज आई, बिजली बहुत तेज आई और वो सारी अप्लायंसेस के पास आ भी गई, तो हमारी बिजली की एक मैक्सिमम लिमिट है कि 20 वोल्ट तक काम करेगी या 10 एम्पियर तक आएगा तभी काम करेगी। मतलब मान लीजिए ये एक बल्ब है, इसको 10 एम्पियर बिजली चाहिए, अब 10 एम्पियर तक आ रही तो ठीक है। अब मान लीजिए किसी गड़बड़ी की वजह से उसमें 15 एम्पियर करंट आ गई, बल्ब तो गया काम से, फैन गया काम से, खराब हो गया ना। अब उसको 20 वोल्ट चाहिए था, वोल्ट तो सबका फिक्स है 220 वोल्ट पे, जितनी भी अप्लायंसेस इंडिया में बनती है वो सब 220 वोल्ट पे कंज्यूम होती हैं। ठीक है, अब ज्यादा बिजली आ गई तो जल जाएगा, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्यूज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फ्यूज। फ्यूज होता कुछ नहीं है, वायर होता है। क्या होता है, वायर होता है, जो कि किसका बना होता है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है। इसकी रेसिस्टिविटी पावर फिक्स होती है। जैसे मान लीजिए ये मैंने फ्यूज लगा दिया, ये मैंने क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया कॉपर का वायर, यहां से करंट आया, यहां से करंट गया, और ये मेरा एक बल्ब है, ये मेरा एक बल्ब है, ये जल रहा है। अब इसको सिर्फ 5 एम्पियर का करंट चाहिए था इसको जलाने के लिए। अब यहां से आ गया 10 एम्पियर का करंट, एक बैग। अब ये क्या करेगा, ये जो कॉपर है इसकी लिमिट है, ये 6 एम्पियर तक करंट पास होने देगा बस। जैसे ही 6 एम्पियर से ज्यादा हुआ करंट, या मान लो 5.5, 5.5 एम्पियर नहीं, 5.5 नहीं, गलत हो जाएगा, 6 एम्पियर। जैसे ही 6 एम्पियर करंट इसके अंदर से पास होगा, मतलब 5 से जैसे ही बढ़ा, जैसे ही 6 एम्पियर करंट हुआ वैसे ये टूट जाएगा, और जैसे ही सर्किट टूट गया करंट रुक गया। यही होता है फ्यूज। अब 10 एम्पियर करंट है, जैसे इसके पास है ये टूट गया, बल्ब बच गई। ये होता है फ्यूज का काम। जैसे कि ये होता कैसे है, फ्यूज हो सकता है आपका 1 एम्पियर का फ्यूज हो सकता है, 2 एम्पियर का हो सकता है, 3 एम्पियर का हो सकता है, 4 एम्पियर का हो सकता है, 5 एम्पियर का हो सकता है, ऐसे हो सकता है। मान लेते हैं आपके पास एक आयरन है, एक आयरन है जिसकी पावर है 1 किलोवाट। क्या है, 1 किलोवाट। इसका हम करंट निकालते हैं, करंट निकालेंगे क्या, 1 किलोवाट बोले तो 1000 वाट। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आते हैं उसके वोल्टेज कितने होते हैं, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस 220 वोल्ट पे बने होते हैं। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 4.54 एम्पियर। इसको जो करंट चाहिए वो 4.54 का एम्पियर का करंट चाहिए, तो हम इसके आगे एक फ्यूज लगा देंगे। इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एक फ्यूज लगा देंगे जिसकी मैक्सिमम लिमिट होगी 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर तक ये झेल लेगा। जैसे ही 5 एम्पियर से ज्यादा करंट निकलेगा फ्यूज टूट जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो ये यूज होता है फ्यूज का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम यहाँ यूज करते हैं, बल्ब में यूज करते हैं, फ्यूज में यूज करते हैं। अब तो एमसीबी आ गई है, जैसे करंट ज्यादा होता है एमसीबी गिर जाती है। फ्यूज पहले यूज होता था, ये ज्यादा अच्छा होता है फ्यूज एमसीबी से भी। ठीक है, अब नहीं एमसीबी अच्छी ही होती है, ज्यादा अच्छा नहीं। ठीक है, बढ़िया है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक
पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि किस रेट से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर। क्या, जिस रेट से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं वही होता है इलेक्ट्रिक पावर। रेट एट विच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक पावर को आप कितनी जल्दी कंज्यूम कर रहे हैं किस रेट से, वही होता है क्या, इलेक्ट्रिक पावर। तो जिसको हम निकालते हैं पावर, क्या होता है, पर यूनिट टाइम में। पर यूनिट टाइम में आप कितनी बिजली, कितना वॉट, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते चले जा रहे हैं, कितना। मान लीजिए कि एक यूनिट टाइम में, हटाओ इसको, आप यूनिट टाइम में कितना वर्क डन करते हैं, कितना वर्क डन करते हैं, वही होता है पावर। वही होता है पावर। आप एक यूनिट टाइम में कितना वर्क डन करते हैं वही क्या होता है, पावर। मतलब बोले तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम, या डिवाइडेड बाई यूनिट टाइम, डिवाइडेड बाई यूनिट टाइम और टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, अब एसआई यूनिट ऑफ जो पावर होती है, एसआई यूनिट ऑफ पावर वो क्या होती है, वॉट। क्या होती है, वॉट। अब एक वॉट का मतलब है, एक वॉट का मतलब है कि एक जूल वर्क, एक जूल वर्क हर सेकंड हो रहा है, हर सेकंड हो रहा है। ये होता है एक वॉट। ये क्या होता है, एक वॉट। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो हमने क्या निकाला, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू वॉट डिवाइडेड बाई, रुक जाओ, यहां से देखो फॉर्मूला क्या है, क्या लिखा हमने, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई टी। अभी हमने देखा हुआ था, मैंने यहाँ पे क्या आपके लास्ट में देखा था, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अभी लास्ट वाला जब मैंने किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक में देखा था, V इज इक्वल टू आई इंटू टी, W इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो P इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई टी। तो ये T से T कट गया, तो आपको पहला फॉर्मूला मिला P इज इक्वल टू V इंटू आई, पहला फॉर्मूला। अब आगे चलते हैं, अगर मैं लिखूं P इज इक्वल टू V इंटू टी, V इंटू टी, एक ही T लिखो हर जगह, V इंटू टी। अब अगर मैं यहां पे V को, अगर मैं V इंटू आई बचाया ना, हाँ V इंटू आई। अब अगर मैं यहां पे V को चेंज करूं तो मुझे पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो V को अगर मैं चेंज करूं तो P इज इक्वल टू आई इंटू आर इंटू आई, यहां पे दो बार आई है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला ये है। और फिर आगे देखते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, हमें पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो यहां से अगर मैं I की वैल्यू निकालूं तो I इज इक्वल टू V बाई आर आएगा। तो I की जगह V बाई आर रख दो, तो P इज इक्वल टू V इंटू V बाई आर। तो एक फॉर्मूला और निकल के आ गया, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर। ये तीन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। कौन कौन से, P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू V इंटू आई, नहीं P इज इक्वल टू V इंटू आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर आर। ये तीन फॉर्मूले टोटल आपको याद होने चाहिए। इसके बाद आता है, इसके बाद एक फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम कितना कंज्यूम करते हैं वो है फॉर्मूला, कि हमने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला निकल के आता है पावर इंटू टाइम। एक फॉर्मूला ये भी आपको याद होना चाहिए। अब ये पावर क्या है, पावर मेंशन होता है आपकी, जो आप सामान लेते हैं, जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदते हैं उसमें पावर मेंशन होती है। बल्ब लेते हैं 10 वाट का बल्ब है, पंखा लेते हैं 500 वाट का बल्ब, 500 वाट का फैन है, हीटर लेते हैं 1000 वाट का हीटर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना टाइम आपने यूज किया है, तो आपका इलेक्ट्रिक पावर, जैसे 10 वाट की बल्ब मैंने 1 घंटे यूज की है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 10 वाट की बल्ब है,
इसको हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 आवर में कितने सेकंड? 36 सेकंड। तो 1 वॉट मल्टीप्लाई बाय 36 सेकंड, 36,000 सेकंड। तो हमारा क्या आ जाएगा? क्या जाएगा हमारा? क्या जाएगा हमारा? हमारी एनर्जी कंज्यूम आ जाएगी। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत क्या? ठीक है। अब जो वॉट है वो बहुत छोटी वो जो वॉट है वो बहुत छोटा है, तो हम क्या यूज करते हैं? किलोवाट यूज करते हैं, जहां पे 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। 1 किलोवाट बराबर 1000 वॉट। ठीक है। अब जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है वो आती है वॉट आवर में। वॉट आवर में। अब वॉट आवर क्या है? वॉट आवर ये होता है कि अगर 1 वॉट का कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, अगर उसको हम 1 आवर तक जलाते हैं, 1 आवर तक हम उसको ऑन रखते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है वो होती है 1 वॉट आवर। लेकिन ये बहुत छोटी होती है, तो हम किसमें यूज करते हैं? किलोवाट में। तो 1 किलोवाट आवर होती है कि अगर कोई अप्लायंस है जिसपे कितना मेंशन हो? 1000 वॉट मेंशन हो। कितना मेंशन हो? 1000 वॉट मेंशन हो, और वो कितनी देर के लिए चले? कितनी देर के लिए चले? 1 आवर के लिए चले। 1 आवर में नहीं, हम इसको लिखेंगे सेकंड में। 1 आवर के लिए चले, तो 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड। अब जो इसको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा वही होता है हमारा क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, मतलब 1 किलोवाट आवर वही होता है, जो कि आंसर आता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये होता है 1 किलोवाट आवर। और आपका ये चैप्टर यहीं पे होता है समाप्त। अब इसके आएंगे क्या? क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल। एमसीक्यू भी आएंगे। एमसीक्यू तो मुश्किल है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसका जो एमसीक्यू आएगा ना, वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में आएगा। अभी ये जो नॉर्मल 1 शॉर्ट सीरीज है उसमें ये आएगा। अभी क्या? इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू भी होंगे, जो भी होंगे मैं कल लेकर आऊंगा, कल परसों तक आ जाएगा आपके पास। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं होता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, जिसमें फॉर्मूला लिखा है उस फॉर्मूले को याद करें, और फॉर्मूला से भी आप पास हो जाएंगे। ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।